जय हिंद आप सभी को। आज इस बुक का जो है ना पॉलिटी में क्लास नंबर 10 होगा। तो आज क्लास नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आज क्वेश्चन करेंगे 247 से करेंगे, जिसका अभी हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम हुआ 25 जनवरी का, उसका पेपर देखने वाले हैं। जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन आया है आपको इस क्लास में जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है दरोगा का। और पीछे का जिनका भी क्लास छूट गया है तो सभी लोग पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सिलेक्शन गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ज्ञान बिंदु भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसलिए दोनों बुक को जो है ना अच्छे से पढ़ा कीजिए। आपका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होगा, और जितने भी क्वेश्चन बन पाएगा ना वो सारा आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना फ़ायदा होगा। अगर आप बीच में क्लास को छोड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा। इसलिए सभी लोग क्लास को पूरा देखिए, और जितने भी लोग आपके ग्रुप हैं ना सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत लोग को पता नहीं रहता है ना, कि बहुत लोग को पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में। तो अपना जो परिवार है वो 9,000 का परिवार हो चुका है। जल्दी से जो है ना आप सभी से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10,000 का परिवार आप लोग बनाइए, कि जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे और आगे बढ़े। जितना हमसे हो सकेगा हम और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि PDF के लिए जो है ना, अगर आपको चाहिए कि प्रॉपरली तरीके से आपको PDF चाहिए, तो आप बिहार दरोगा का जो बैच स्टार्ट हुआ है 2, तो आप उसको जो है ना ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि यूट्यूब पर जो है ना क्लास करवाने से पहले आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है PDF। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और उसमें जो है ना होमवर्क प्लस प्रैक्टिस बैच है, उसमें होमवर्क भी मिलेगा और साथ साथ में बिहार दरोगा एग्ज़ाम के PT तक आपको उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक आएगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और बाकी आज जो है ना कम से कम लगभग 30-35 पेज का स्टार्टिंग से पॉलिटी का हम टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बस अब ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। आज जो क्वेश्चन करने वाले 247 से करने वाले हैं। देखिए आज जो क्वेश्चन होगा ना, बिहार एसआई मेंस का पेपर हुआ था 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2024 को। तो लेटेस्ट एग्ज़ाम है 2024 का, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और इसके पहले जो है ना 245 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं, इसलिए पीछे क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए 247 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। क्या होगा, अनुच्छेद 44। तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। आगे कह रहा है कि टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक किसका है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में DPSP के बारे में जो है ना चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो चर्चा है ना वो किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 4 में है। ठीक है, और कितना से कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है ना लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व को भविष्य का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व को भविष्य का अधिकार कहा जाता है। आगे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित अनुदेशकों के क्या है, तो समान है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित अनुदेशकों के क्या है, तो समान है। आगे कह रहा है कि LM सिन्हवी ने इसे संविधान को जीवन दान देने वाला क्या कहा, संस्था कहा था। ठीक है, तो LM सिन्हवी ने इसे संविधान का क्या कहा, जीवन दान देने वाला संस्था कहा। आगे कह रहा है इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे लागू करने के लिए न्यायालय की दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है पर प्रत्येक सरकार इसे लागू करने का प्रयास करती है अगर सरकार के पास जो है ना पर्याप्त क्या हो, संसाधन हो। ठीक है, आगे कह रहा है यह मौलिक अधिकार की भांति स्वतः लागू नहीं होता है, बल्कि DPSP को लागू करने के लिए जो है ना क्या करना पड़ता है, तो कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, यह जो मौलिक अधिकार है जो है ना भांति स्वतः लागू नहीं होता है, बल्कि DPSP को लागू करने के लिए जो है ना क्या करना पड़ता है, तो कानून बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है। मौलिक अधिकार से
राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की क्या होता है, स्थापना होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की क्या होता है, स्थापना होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार से व्यक्तिगत हित को बढ़ावा मिलता है। मौलिक अधिकार से जो है ना व्यक्तिगत हित को बढ़ावा मिलता है, जबकि डीपीएसपी से सामाजिक सामुदायिक हित को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व का क्या है, तो अनुच्छेद है। देखिए पहला क्या है, पूछे ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद कितना होगा, 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन बोलेगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का वर्णन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल करना 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 में है। तो कह रहा है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखभाल करना 21 अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है, शराबबंदी मादक पदार्थों पर प्रतिबंध बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 47 में है। नेक्स्ट है, कृषि एवं पशुपालन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण वन एवं वन जीव संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 का ए में है। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन बोलेगा तो अनुच्छेद 48 हो जाएगा। जब पर्यावरण का बात करेगा, पर्यावरण वन एवं वन जीव का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित प्रावधान बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 49 में है। आगे है, न्यायपालिका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग एवं स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है। तो कह रहा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग एवं स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में है। और ये जो है ना नोट में दिया हुआ कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व को जो है ना रिलेट करके एक साथ जो है ना पढ़िए, सर के द्वारा बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आइए 248 पे। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से जो है ना कैसे हटाया जाता है, बताइए। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना रहेगा अपने पद से तो कैसे हटाएंगे, बताइए। तो किसके द्वारा हटाएंगे, तो राज्यसभा के संकल्प द्वारा। क्या होगा, राज्यसभा के जो है ना संकल्प के द्वारा जो है ना उपराष्ट्रपति को पद से जो है ना हटा सकते हैं। तो कह रहा है, देखिए टॉपिक किसका है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है। इसमें कह रहा है कि संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत अर्थात सदन के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, करिए ध्यान वो देखिएगा। कह रहा है ना कि संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत मतलब अर्थात जो है ना सदन के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित राज्यसभा को एक प्रस्ताव द्वारा क्या हो सकता है, हटाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति की क्या होती है, ज़रूरत होती है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल जो है ना राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पेश कर सकते हैं, तो राज्यसभा में जो है ना पेश कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के प्रस्ताव को लाने के पूर्व उपराष्ट्रपति को जो है ना 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा जो है ना कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति को देश में दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय एवं पद है। ठीक है, तो भारत में जो है ना उपराष्ट्रपति का देश में दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय एवं क्या है, तो पद है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है ना उपराष्ट्रपति के पद का क्या है, उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद जो है ना अमेरिका के संविधान से क्या किया गया, लिया गया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति का पद जो है ना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को जो है ना पद से हटाया जाता है। और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के जो है ना अमेरिका के संविधान से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 61 में जो है ना राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा आपातकाल
में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? बताइए। आपातकाल में जो है ना कौन सा अनुच्छेद जो है ना विफल नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और क्या है 21 है। चलिए आगे देखिए। देखिए टॉपिक किसका है? तो आपातकाल का है। ठीक है, आगे कह रहा आपातकाल की घोषणा होता है तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार क्या है? निलंबित रहता है। आगे कह रहा है जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण की स्थिति में करते हैं तो अनुच्छेद जो है ना 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत आगे कह रहा है अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही क्या होता है? निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद जो है ना 19 स्वतः क्या होता है? पुनर्जीवित हो जाता है। तो कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 क्या स्वतः स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। आगे अनुच्छेद 19 के अलावा जो है ना अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके निलंबित किया जा सकता है। तो कह रहा है अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके क्या कर सकते हैं? निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना जो है निलंबित होता है। अनुच्छेद 20 और 21 को क्या है? छोड़कर। तो कह रहा है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 250 पे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है? बताइए कौन बनाएगा? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा। क्या? अध्यक्ष पैनल द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा। इसका टॉपिक किसका है? तो पीठासीन पदाधिकारी का है। कह रहा है कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है ना किया जाता है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष द्वारा लोकसभा की जो है ना अध्यक्षता किया जाता है। आगे कह रहा है अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो लोकसभा अध्यक्ष पैनल के किसी भी सदस्य द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो लोकसभा अध्यक्ष पैनल के किसी सदस्य द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष पैनल के सदस्यों द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता जो है ना केवल तभी किया जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पैनल के सदस्यों द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता केवल तभी किया जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या हो? अनुपस्थित हो। आगे कह रहा है यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष पैनल द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता नहीं की जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष पैनल द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता नहीं की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। तो कह रहा है संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत क्या होती है? तो बुलाई जाती है। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है पर इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि संसद की संयुक्त बैठक भारत के जो है ना किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है अध्यक्षता। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया जाता है। यहाँ पे याद रखिए नोट में कि जो है ना कि राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 251 पे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को किसके द्वारा घोषित किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये टॉपिक क्या है? पीठासीन पदाधिकारी का है। आगे ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार
लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या है तो चुनेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो चुनती है वो किस अनुच्छेद के तहत चुनती है, तो अनुच्छेद 93 के तहत। और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है और लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष का जो है ना चुनाव होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। आगे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य जो है ना भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं तो भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में यह देखकर जो है ना कन्फ्यूज करेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में केवल सत्ता पक्ष के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन ये क्या है तो गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ना अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, यह शुरुआत में एक सामान्य सदस्य के रूप में जो है ना शपथ ले चुका होता है। ठीक है, ये भी लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर भी नए लोकसभा के पहले बैठक तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर क्या होता है, बना रहता है। तो कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर भी नए लोकसभा के पहले बैठक तथा लोकसभा अध्यक्ष पद पर क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, अध्यक्ष किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। एक दूसरे को क्या करता है, हेरा फेरी करता है। ठीक है, चलिए आगे देख कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों को पैनल से कोई भी व्यक्ति पीठासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा जीवी मावलंकर एवं प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा अनंत सेन अयंगर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, एवं प्रथम उपाध्यक्ष बोलेगा तो अनंत सेन अयंगर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा प्रोटेम स्पीकर, देखिए क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का उपयोग जो है ना नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का शब्द का चर्चा किया गया है या नहीं किया गया है, तो उपयोग जो है ना नहीं किया गया है। अब प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना एक अस्थायी स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है एक अस्थायी स्पीकर होता है, जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए जो है ना सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है, जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। नहीं, देखिए कह रहा है प्रोटेम स्पीकर को आमतौर पर नई लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक के लिए जो है ना चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को आमतौर पर नई लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक के लिए चुना जाता है, जहां स्पीकर का क्या होता है, चुनाव होना बाकी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है ना किया जाता है, और राज्य विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य में विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्य में कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। नेक्स्ट है जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है वैसे ही लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वैसे ही लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी तरह जैसे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है वैसे ही विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप क्या होता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में जो है ना बनाया गया था। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत जो है ना क्या किया गया, तो बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद जो है ना के प्रावधानों का जो तहत जो है 1921 में बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ। कह रहा है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है ना लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन के नेता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है ना किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा जो है ना बुलाया जाता है। ठीक है,
तो संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 252 पे कह रहा है 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, क्या होगा, तो संथाली जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, संथाली। तो कह रहा है 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो संथाली जोड़ा गया। और ये टॉपिक जो है ना संविधान की 8वीं अनुसूची एवं महत्वपूर्ण क्या है, संविधान संशोधन का टॉपिक है। तो कह रहा है संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है, तो भाषा से है। संविधान के 8वीं सूची का संबंध किससे है, तो भाषा से है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मूल रूप से 8वीं सूची में जो है 14 भाषा का जो है ना उल्लेख था, बाद में 8 भाषा जोड़ा गया, 8 और भाषा जो 8 जो है भाषा और जोड़ा गया। अब 8वीं सूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। ठीक है, पहले मूल रूप से जो है ना मूल संविधान में 14 भाषा था, बाद में 8 को और जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितना है, तो टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को जो है ना 15वीं भाषा के रूप में जो है शामिल किया गया। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। और नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 नई भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया, जिसका ट्रिक होता है, नमक होता है, नेपाली, मणिपुरी और क्या है, कोकनी है। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 नई भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया। क्या कौन कौन, तो नेपाली, मणिपुर, कोकनी। ठीक है, इसका ट्रिक होता है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से क्या होगा, कोकनी। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा को शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसका ट्रिक क्या होता है, बोर्ड मास होता है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली होता है। ठीक है, और हिंदी, संस्कृत, उर्दू संविधान के 8वीं अनुसूची के मूल रूप से शामिल था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253 पे करा, अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है, बताइए। अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र कार्यपालिका। क्या स्वतंत्र कार्यपालिका, तो कह रहा है टॉपिक इसका विभिन्न शासन प्रणाली का है। यहाँ पे कह रहा है कि शासन प्रणाली 2 प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है। तो कह रहा है शासन प्रणाली 2 प्रकार का होता है, एक संसदीय शासन प्रणाली होता है और एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है, देखिए। तो कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली की जर्नी इंग्लैंड, ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की जर्नी इंग्लैंड या ब्रिटेन को कहा जाता है और इसे जो है ना वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। किसको, संसदीय शासन प्रणाली को। और इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे के क्या करते हैं, सहयोग करती है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका में अंत जो है क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो जो कार्यपालिका होता है अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होता है, जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इस प्रकार के शासन प्रणाली में राज्य के 2 प्रमुख जो है ना हेड होते हैं, एक होता है संवैधानिक प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे भारत में राज्य देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तव में जो है ना प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रणाली में बहुमत दल का सत्ता होता है एवं प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न सदन, मतलब लोअर हाउस का विघटन होता है। कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को जो है ना ब्रिटेन के संविधान से क्या हुआ, अपनाया गया। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली बोल रहा है प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रणाली को जो है राष्ट्रपति सरकार कहा जाता है। ठीक है, और इस शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग एवं स्वतंत्र होकर कार्य करती है। तो कह रहा इस शासन प्रणाली में जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, कह रहा इस शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र होकर कार्य करती है। और इस प्रणाली में राज्य का संवैधानिक एवं वास्तविक प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, कौन कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति। एग्जाम्पल में क्या है, अमेरिका। ठीक है, तो कह रहा ध्यान रखें कि चाहे सरकार का स्वरूप संसदीय हो या अध्यक्षीय, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र एवं अलग होकर कार्य करती है। तो कह रहा है कि चाहे सरकार स्वरूप संसदीय हो या अध्यक्षीय, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र एवं अलग होकर क्या करती है, तो कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 पे कह रहा अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, बताइए।
इसका संबंध किससे? तो प्राण एवं दैहिक का अधिकार से है। ठीक है, तो कह रहा है अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक अधिकार से है। तो कह रहा है टॉपिक किसका है? तो मौलिक अधिकार का है। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में इसे 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को जो है ना बनाया गया। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार है। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार बोलेगा, और निजता का अधिकार, और क्या है सब, ये सब जो है ना एक तरह से मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 21 इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार है। कौन कौन? एक गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, एक है निजता का अधिकार, और नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक का अधिकार, और नेक्स्ट है साफ हवा साफ पानी का अधिकार, और नेक्स्ट है मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। ये सभी जो है ना मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि विदेश घूमने का अधिकार। ध्यान रखिएगा कि देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार जो है ना अनुच्छेद 19 के तहत क्या है? तो मौलिक अधिकार है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के चर्चा जो है ना भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तर्ज पर किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तर्ज पर किया गया है। और संविधान बनने के समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? एक विधि के समता या समानता का अधिकार बोलेगा 14 से 18 है। विधि के समझ समता या समानता का अधिकार बोलेगा 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो अनुच्छेद 25 से 28। और नेक्स्ट है अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार बोलेगा तो क्या होगा? अनुच्छेद 29 और 30। और नोट में है संपत्ति का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 31। वर्तमान में यह जो है ना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यह क्या है? विधि का अधिकार है। आगे कह रहा है छठा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कितना है? तो 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं संविधान की आत्मा का हृदय कहा था। ठीक है, और नोट में देखिए कह रहा है संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 255 पे कह रहा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? सही कूट को चुनिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहला होगा मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, और दूसरा होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, ये नहीं होता है। विधानसभा को भंग करने हेतु, ये भी होगा। और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर। ठीक है, तब क्या करता है? राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु करता है, और विधानसभा भंग करने हेतु करता है, और राज्य में संविधान तंत्र को ठप होने पर करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। और ये टॉपिक किसका है? तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का है। कह रहा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं कर सकता है। राज्यपाल के बारे में कह रहा है राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं कर सकता है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान संसद की विधायक प्रक्रिया द्वारा जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? बड़ा कठिन है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? बहुत कठिन है। और न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया से जहाँ कार्यपालिका की भूमिका होता है वहीं हटाने की प्रक्रिया किसका होता है? विधायिका की भूमिका होता है। ठीक है, तो कह रहा है न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में जहाँ कार्यपालिका की भूमिका होता है वहीं हटाने की प्रक्रिया में बोलेगा विधायिका की भूमिका होता है। बाकी तीनों मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256 पे कह रहा है लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का 10वां हिस्सा। तो कह रहा है लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? तो लोकसभा का 10वां हिस्सा। और टॉपिक किसका है? संसद का सत्ताधीन एवं विपक्षी पार्टी का है। कह रहा सदन में विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम जो है ना सदन का के कुल सदस्यों का जो है ना 10% मतलब 1/10 सीट लाना क्या अनिवार्य होता है।
लोकसभा में 55, एक इसका 1/10, और राज्यसभा में कितना, तो 25। आगे कह रहा है कोरम या गणपूर्ति के लिए सभी सदस्यों की कुल संख्या, कह रहा है कोरम गणपूर्ति के लिए सदस्यों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों के का 1/10 या 10% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। और टॉपिक किसका है, न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र का है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट बोल रहा है कि जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो राष्ट्रों के बीच जो है ना समान विवादों को निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है। ठीक है। आगे कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र जो है ना यूएनए के 6 अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय बोलेगा तो नीदरलैंड द हेग के में स्थित है। और ICJ संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में क्या स्थित नहीं है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ना 1945 में हुई थी और इसने 1946 में काम करना क्या किया, शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या है, चुना जाता है। इसकी गणपूर्ति संख्या बोलेगा कोरम का कितना होता है, 9 होता है। इंटरनेशनल चीफ जस्टिस मतलब ICJ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। तो अगर ICJ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। और एक ही देश से 2 न्यायाधीशों नहीं हो सकते हैं। एक ही देश से जो है ना 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, मतलब एक देश से जो है ना 1 न्यायाधीश हो सकते हैं। और इसकी एकाधिक कामकाजी भाषाएं अंग्रेजी और क्या है, तो फ्रेंच है। जो देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ICJ में पहले भारतीय बोलेगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नयन सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब ICJ में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नयन सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 258 पे कह रहा है न्यायालय के किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बताइए। कह रहा है न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, इसमें निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। कौन कौन होगा, ये होगा चुनावी क्षेत्र का परिसीमन और एक होगा पंचायतों में सीटों का आवंटन। ये क्या है, दोनों होगा। चलिए आगे देखिए, टॉपिक किसका, न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि न्यायालय चुनावी क्षेत्र के परिसीमन और पंचायतों में सीटों का आवंटन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कह रहा न्यायालय चुनावी क्षेत्र के परिसीमन और पंचायतों में सीटों के आवंटन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और चुनावी क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। चुनावी क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। और परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है सुमिलित करना, इसमें सुमिलित मिलाना है। इसमें कौन जो है ना किसका क्या होगा, देखिए। अगर भारत का संघ बोलेगा तो कौन होता है, भारत का संघ बोलेगा तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। राज्य का बोलेगा तो कौन होता है, राज्यपाल। नगर निगम का बोलेगा तो कौन होता है, बताइए। नगर निगम का कौन होता है, तो महापौर होता है। क्या होता है, महापौर। ग्राम पंचायत का बोलेगा तो सरपंच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, B, D और क्या है, C होगा। ठीक है। देखिए कह रहा है भारत के संघ में क्या होगा, तो प्रधानमंत्री। राज्य में बोलेगा कौन होगा, तो राज्यपाल। नगर निगम में कौन बोलेगा, तो महापौर। और ग्राम पंचायत में बोलेगा तो कौन, सरपंच होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संघ का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और भारतीय संघ का नाम मात्र का यह संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो कह रहा है भारतीय संघ का नाम मात्र का यह संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और राज्य का वास्तविक प्रधान जो है ना मुख्यमंत्री होता है। राज्य का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्य का संवैधानिक बोलेगा तो नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल होता है। और महापौर किसी भी नगर के क्या होता है, प्रशासक को कहते हैं। अब महापौर को जो है ना मेयर कहते हैं। ठीक है। अब महापौर किसी नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है, किसी अध्यक्ष को कहा जाता है। और यह नगर निगम का जो है ना प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। और नगर निगम की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। नगर निगम की कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है। और कई बार जो है ना महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। और अन्य कई बार एक केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी भी नगर का जो है ना महापौर कौन होगा। ठीक है। आगे है भारत में कई शहरों और कस्बों में महापौर होते हैं और उन्हें चुनने की प्रक्रिया एक राज्य में दूसरे राज्य से अलग अलग होती है। ठीक है। तो कह रहा है भारत में कई शहरों और कस्बों में महापौर होते हैं
और उन्हें चुनने की प्रक्रिया एवं राज्य से दूसरे राज्यों से क्या होता है, अलग अलग होती है। और सरपंच जो है, सरपंच ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो सरपंच होता है ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और सरपंच का कार्यकाल बोलेगा तो 5 साल का होता है। और सरपंच का चुनाव जो है ना गांव के लोग करते हैं। कौन करते हैं? गांव के लोग करते हैं। तो ये जो है ना सेट नंबर क्या है, तो वो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 269 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहने दीजिए। और जिनको भी देखिए देख लीजिए, जिनको भी बिहार दरोगा का बैच ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच क्या है, तो 2 है, ठीक है। इसके बाद जो है ना कोई बैच नहीं आएगा। और देखिए जितने भी बुक आपको दिख रहा है वो सारे जो है ना आपको बुक सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसमें और भी बुक आप ऐड कर, जैसे सिलेक्शन गुरु को ऐड कर दीजिए। और भी जो इंपॉर्टेंट बुक आएगा प्रैक्टिस सेट, तो सारा जो है ना इसमें ख़त्म करवाया जाएगा। ये सभी बुक का जो है ना आपको प्रॉपरली तरीके से डे बाय डे आपको होमवर्क मिलेगा। और साथ में जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। अभी 2 प्रैक्टिस सेट आया है, किरण का एक स्पार्क का, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी बुक आएगा उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है इसका डिटेल वगैरह, वहाँ पे आईडी भी दिया हुआ, आईडी पे टच करके पेमेंट कर दिएगा 149 और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का जो है ना लिंक पर्सनली आपको मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जिनको भी जुड़ना है, सच में लगता है कि नहीं प्रॉपरली तरीके से हमको होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट मिले और जो भी यूट्यूब पे क्लास आए उसका PDF हमको पहले प्रोवाइड कर दिया जाए, तो इस बैच को आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके आप जो भी जानकारी हो पूछ सकते हैं, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आज जो है थोड़ा छोटा क्लास हुआ है, क्योंकि और आगे जो है ना क्लास आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और कोशिश करेंगे जो है ना इस बुक का क्लास 1 घंटा प्रॉपरली तरीके से आए। लेकिन क्या होता है कभी कभी PDF को जो स्कैन नहीं रहता, इसलिए जो है ना यही हो पाता, कभी कोई छोटा क्लास हो जाता है। लेकिन प्रॉपरली तरीके से आपका सिलेक्शन गुरु या ज्ञान बिंदु का हो, आपका 1 घंटा क्लास जो है ना प्रॉपरली तरीके से आएगा। आप निश्चिंत रहिए। आपसे ज़्यादा हमको टेंशन रहता है कि नहीं जो हमसे जुड़े हैं ना, तो उनको प्रॉपरली तरीके से क्लास मिले और अच्छे तरीके से जो उनको क्लास करवाया जाए। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्लास को हर ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।